बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अहले बैठक की जानिब से तमाम मेहमानों की खिदमत में आदाब। आज हम आपको अपने पसंदीदा अफसाना निगार जनाब सादत हसन मंटो का एक इंतहाई ख़ूबसूरत अफसाना टोबा टेक सिंह सुना रहे हैं। तो आइए आज की बैठक शुरू करते हैं। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख़याल आया कि अखलाकी कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए, यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पागल पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल। बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुई और बिल आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर कर दिया गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वो मुसलमान पागल जिनके लवाहिकीन हिंदुस्तान ही में थे वहीं रहने दिए गए, जो बाकी थे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। यहाँ पाकिस्तान में चूँकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प छेमी गोइयाँ होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज़ बाकायदगी के साथ ज़मींदार अखबार पढ़ता था, उससे जब उसके एक दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े गौर व फिक्र के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं। ये सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहाँ की बोली भी नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तानों की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़े शैतानी अकड़ अकड़ फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिरा और बेहोश हो गया। बाज़ पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। उनमें अक्सरियत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था कि फांसी के फंदे से बच जाएं। ये कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ है और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाक़यात से वो भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे। उनकी गुफ्तगू से भी कोई नतीजा बरामद नहीं होता था। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसको कायद आज़म कहा जाता है। उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, उसका महल वक़ू क्या है, उसके मुतालिक वो कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि पागल खाने में वो सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह माऊफ नहीं हुआ था इस मखमसे में गिरफ्तार थे कि वो इस वक्त पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में हैं तो पाकिस्तान कहाँ है, और अगर वो पाकिस्तान में हैं तो ये कैसे हो सकता है कि वो कुछ अरसे पहले यहीं रहते हुए हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि पहले से भी ज़्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और टहने पर बैठकर 2 घंटे मसलसल तकरीर करता रहा जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया तो उसने कहा, मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ ना पाकिस्तान में, मैं इस दरख्त पर ही रहूँगा। बड़ी मुश्किलों के बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ा तो वो नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिल मिलकर रोने लगा। इस ख्याल से उसका दिल भर आया था कि वो उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक MSc पास रेडियो इंजीनियर जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग की एक ख़ास रवश पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था, उसमें ये तब्दीली नमूदार हुई कि उसने तमाम कपड़े उतार कर दफादार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना फिरना शुरू कर दिया। चनियोट के एक मोटे मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का सरगर्म कारकुन रह चुका था और दिन में 1500 मरतबा नहाया करता था, यकलख्त ये आदत तर्क कर दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनांचे उसने एक दिन अपने जंगले में ऐलान कर दिया
کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی ایک سکھ پاگل ماسٹر تارا سنگھ بن گیا۔ قریب تھا کہ اس جنگلے میں خون خرابہ ہو جائے، مگر دونوں کو خطرناک پاگل قرار دے کر الگ الگ بند کر دیا گیا۔ لاہور کا ایک نوجوان وکیل تھا جو محبت میں ناکامی کی وجہ سے پاگل ہو گیا تھا۔ جب اس نے سنا کہ امرتسر ہندوستان میں چلا گیا ہے تو اسے بہت دکھ ہوا، کیونکہ اسی شہر کی ایک ہندو لڑکی سے اسے محبت تھی۔ وہ اس نے اس وکیل کو ٹھکرا دیا تھا، مگر دیوانگی کی حالت میں بھی وہ اس کو نہیں بھولا تھا۔ چنانچہ وہ ان تمام ہندو اور مسلم لیڈروں کو گالیاں دیتا رہتا تھا جنہوں نے مل ملا کر ہندوستان کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، جس کے نتیجے میں اس کی محبوبہ ہندوستانی بن گئی اور وہ پاکستانی۔ جب تبادلے کی بات شروع ہوئی تو وکیل کو کئی پاگلوں نے سمجھایا کہ وہ دل برا نہ کرے، اس کو ہندوستان بھیج دیا جائے گا، اس ہندوستان میں جہاں اس کی محبوبہ رہتی ہے۔ مگر وہ لاہور کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ اس کا خیال تھا کہ امرتسر میں اس کی وکالت کی پریکٹس نہیں چل سکے گی۔ یورپین وارڈ میں اینگلو انڈین پاگل تھے۔ ان کو جب معلوم ہوا کہ ہندوستان کو آزاد کر کے ان کے ساتھی انگریز چلے گئے ہیں، ان کو بہت صدمہ ہوا۔ وہ چھپ چھپ کر گھنٹوں آپس میں اس مسئلے پر گفتگو کیا کرتے تھے کہ پاگل خانے میں اب ان کی حیثیت کس قسم کی ہوگی، یورپین وارڈ رہے گا یا اسے بھی اڑا دیا جائے گا، بریکفسٹ ملا کرے گا یا نہیں، کیا انہیں ڈبل روٹی کے بجائے بلڈی انڈین چپاتی کو زہر مار کرنا پڑے گا۔ ایک سکھ تھا جس کو پاگل خانے میں داخل ہوئے 15 برس گزر چکے تھے۔ ہر وقت اس کی زبان سے یہ عجیب و غریب الفاظ سننے میں آتے تھے: اوپر دی گڑگڑ دی، انیکس دی، بیتیانہ دی، منگ دی، دال آف دی لالٹین۔ پہرے داروں کا یہ کہنا تھا کہ 15 برس کے طویل عرصے میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا، لیٹا بھی نہیں، البتہ کبھی کبھی کسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیا کرتا تھا۔ ہر وقت کھڑے رہنے سے اس کے پاؤں سوج گئے تھے، پنڈلیاں بھی پھول گئی تھیں، مگر اس جسمانی تکلیف کے باوجود لیٹ کر آرام نہیں کرتا تھا۔ ہندوستان، پاکستان اور پاگلوں کے تبادلے کے متعلق جب کبھی پاگل خانے میں گفتگو ہوتی تھی وہ غور سے سنتا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا کہ اس کا کیا خیال ہے تو وہ بڑی سنجیدگی سے جواب دیتا: اوپر دی گڑگڑ دی، انیکس دی، بیتیانہ دی، منگ دی، وال آف دی پاکستان گورنمنٹ۔ لیکن بعد میں آف دی پاکستان گورنمنٹ کی جگہ آف دی ٹوبا ٹیک سنگھ گورنمنٹ نے لے لی، اور اس نے دوسرے پاگلوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے جہاں کا وہ رہنے والا ہے۔ لیکن کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں۔ جو بتانے کی کوشش کرتے خود اس الجھاؤ میں گرفتار ہو جاتے کہ سیالکوٹ پہلے ہندوستان میں ہوتا تھا پر اب سنا ہے کہ پاکستان میں ہے۔ کیا پتا ہے کہ لاہور جو اب پاکستان میں ہے کل ہندوستان میں چلا جائے، یا سارا ہندوستان ہی پاکستان بن جائے۔ اور یہ بھی کون سینے پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کسی دن سرے سے ہی غائب ہو جائیں۔ اس سکھ پاگل کے کیس چھدرے ہو کر بہت مختصر رہ گئے تھے۔ چونکہ بہت کم نہاتا تھا اس لیے داڑھی اور سر کے بال آپس میں جم گئے تھے، جس کے باعث اس کی شکل بڑی بھیانک لگتی تھی، مگر آدمی بے ضرر تھا۔ 15 برس میں اس نے کبھی کوئی جھگڑا فساد نہیں کیا تھا۔ پاگل خانے کے جو پرانے ملازم تھے وہ اس کے متعلق جانتے تھے کہ ٹوبا ٹیک سنگھ میں اس کی کئی زمینیں تھیں، اچھا کھاتا پیتا زمیندار تھا کہ اچانک دماغ الٹ گیا۔ اس کے رشتہ دار لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں اسے باندھ کر لائے اور پاگل خانے میں داخل کرا گئے۔ مہینے میں ایک بار ملاقات کے لیے یہ لوگ آتے تھے اور اس کی خیر خیریت دریافت کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ ایک مدت تک تو یہ سلسلہ جاری رہا، پر جب پاکستان ہندوستان کی گڑبڑ شروع ہوئی تو ان کا آنا جانا بند ہو گیا۔ اس کا نام بشن سنگھ تھا، مگر اسے سب ٹوبا ٹیک سنگھ کہتے تھے۔ اس کو یہ قطعاً معلوم نہیں تھا کہ دن کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، یا کتنے برس بیت چکے ہیں، لیکن ہر مہینے جب اس کے عزیز و اقارب اس سے ملنے کے لیے آتے تھے اسے آپ پتہ چل جاتا تھا۔ چنانچہ وہ دفعہ سے کہتا کہ اس کی ملاقات آ رہی ہے۔ اس دن وہ اچھی طرح نہاتا، بدن پر خوب صابن گھستا اور سر میں تیل لگا کر کنگھی کرتا۔ اپنے کپڑے جو وہ کبھی استعمال نہیں کرتا تھا نکلوا کر اس روز پہنتا اور یوں سج کر ملنے والوں کے پاس جاتا۔ وہ اس سے کچھ پوچھتے تو وہ خاموش رہتا، یا کبھی کبھار اوپر دی گڑگڑ دی، انیکس دی، بیتیانہ دی، منگ دی، وال آف دی لالٹین کہہ دیتا۔ اس کی ایک لڑکی تھی جو ہر مہینے ایک انگلی بڑھتی بڑھتی 15 برسوں میں جوان ہو گئی تھی۔ بشن سنگھ اس کو پہچانتا نہیں تھا۔ وہ بچی تھی، جب بھی اپنے باپ کو دیکھ کر روتی تھی، جوان ہوئی
तब भी उसकी आंखों से आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब इत्मीनान बख्श जवाब न मिला तो उसकी कुरेद दिन ब दिन बढ़ती चली गई। अब मुलाकात भी नहीं आती थी। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आवाज़ भी बंद हो गई थी जो उसे उनकी आमद की खबर दे दिया करती थी। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो लोग आएँ जो उससे हमदर्दी का इजहार करते थे और उसके लिए फल, मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे। वो अगर उनसे पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है तो वो यकीनन उसे बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, क्योंकि उसका ख्याल था कि वो टोबा टेक सिंह से ही आते हैं जहाँ उसकी ज़मीनें हैं। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक रोज़ बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने हस्बे आदत कहकहा लगाया और कहा वो पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक कोई हुक्म नहीं दिया। बिशन सिंह ने उस खुदा से कई मरतबा मिन्नत समाजत से कहा कि वो हुक्म दे दे ताकि झंझट ख़त्म हो, मगर वो बहुत मसरूफ़ था, इसलिए कि उसे और बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वो उस पर बरस पड़ा। ऊपर दी गड़गड़ दी, अनेक्स दी, बेतियाना दी, मंग दी, वाल ऑफ वाहे गुरु जी दा खालसा एंड वाहे गुरु जी दी फतह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। उसका शायद ये मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो ज़रूर मेरी बात सुनते। तबादले से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान जो उसका दोस्त था मुलाकात के लिए आया। पहले वो कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका और कहा कि तुमसे मिलने आया है तुम्हारा दोस्त फजल दीन है। बिशन सिंह ने फजल दीन को एक नज़र देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजल दीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रख दिया और बोला, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं लेकिन फुर्सत ना मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान चले गए हैं, मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर। कहते कहते रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर? फजल दीन ने रुक रुक कर कहा, हाँ वो भी ठीक है, उनके साथ ही चली गई थी। बिशन सिंह खामोश रहा। फजल दीन ने कहना शुरू किया, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर सिंह और भाई वदावा सिंह से मेरा सलाम कहना, और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलबीर से कहना फजल दीन राजी खुशी है। वो भूरी भैंसें जो वो छोड़ गए थे उनमें से एक ने कट्टा दिया है, दूसरी के कट्टी हुई थी पर 6 दिन की होकर मर गई। मेरे लायक जो खिदमत हो कहना, मैं हर वक्त तैयार हूँ। और ये तुम्हारे लिए थोड़े से मरुंडे लाया हूँ। बिशन सिंह ने मरुंडों की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजल दीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? फजल दीन ने कदरे हैरत से कहा, कहाँ है? वहीं है जहाँ था। बिशन सिंह ने फिर पूछा, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में। नहीं, पाकिस्तान में। फजल दीन बौखला सा गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया। ऊपर दी गड़गड़ दी, अनेक्स दी, बेतियाना दी, मंग दी, वाल ऑफ पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी दुर फिटे मुंह। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की फहरिस्तें पहुंच गई थी और तबादले का दिन भी मुकर्रर हो चुका था। सख्त सर्दियां थीं जब लाहौर के पागल खाने से हिंदू सिख पागलों से भरी हुई लारियां पुलिस के मुहाफिज दस्ते के साथ रवाना हुई। मुतल्लिका अफसर भी हमराह थे। वाहगा के बॉर्डर पर तरफैन के सुपरिंटेंडेंट एक दूसरे से मिले और इब्तिदाई कार्रवाई ख़त्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। पागलों को लारियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। बाज़ तो बाहर निकलते ही नहीं थे और जो निकलने पर रजामंद हुए थे उनको संभालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इधर उधर भाग उठते। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जा रहे थे और वो फाड़ कर अपने तन से फिर जुदा कर देते थे। कोई गालियां बक रहा है, कोई गा रहा है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। पागल औरतों का शोरो गागा अलग था और सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि दांत से दांत बज रहे थे। पागलों की अक्सरियत इस तबादले के हक में नहीं थी, इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर यहाँ क्यों फेंका जा रहा है। वो चंद जो कुछ सोच समझ सकते थे पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 मरतबा फसाद होते होते बचा, क्योंकि बाज़ मुसलमानों और सिखों को ये नारे सुनकर तैश आ गया था। जब बिशन सिंह की बारी आई और वाहगा के उस पार मुतल्लिका अफसर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा
तो उसने पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? मुतल्लिका अफसर हंसा और बोला, पाकिस्तान में। ये सुनकर बिशन सिंह उछल कर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने बाकी मांदा साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया। टोबा टेक सिंह यहाँ है, और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ओपर दी गड़गड़ दी अनेक्स दी बेत्याना दी मंग दी वाल ऑफ टोबा टेक सिंह पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया कि देखो, अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं गया तो उसे फौरन वहां भेज दिया जाएगा, और अगर वो ना माना तो उसको जबरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की जाएगी। तो वो दरमियान में एक जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे अब उसे वहां से कोई ताकत हिला नहीं सकेगी। आदमी चूंकि बेज़रर था, इसलिए उससे मजीद ज़बरदस्ती ना की गई और उसे वहीं खड़ा रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले साकत और सामत बिशन सिंह के हलक से एक फलक शगाफ चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और देखा कि वो आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा, औंधे मुंह लेटा है। उधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसी ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में ज़मीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह वहाँ पड़ा था।